हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है डॉक्टर केमिस्ट्री। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाले लेक्चर्स की नोटिफिकेशन आपको जल्दी से जल्दी मिल जाए। स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन। तो देखिए, किसी भी सॉल्यूशन की वो प्रॉपर्टी किसी भी सॉल्यूशन की वो प्रॉपर्टी जो उसमें सॉल्यूट पार्टिकल की नंबर पर जिनकी वैल्यू डिपेंड करती है और नेचर पर डिपेंड नहीं करती है, तो ऐसी प्रॉपर्टीज को हम कहेंगे यहाँ पर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। देखिए एग्जांपल के लिए, जैसे मान लीजिए कि हमारे पास एक सॉल्वेंट है। ये मान लीजिए कि एक कोई सॉल्वेंट है। अभी सॉल्वेंट के अंदर हमने क्या किया कि 1 ग्राम या 1 मोल ग्लूकोज मिलाया। इसमें हमने 1 मोल ग्लूकोज मिलाया और एक बार हमने क्या किया, इसमें जो वो 1 मोल यूरिया मिलाया। तो हमने देखा कि कुछ प्रॉपर्टी ऐसी हैं जो जिनकी वैल्यू सेम आती है। हमने अलग अलग नेचर के सॉल्यूट मिलाकर उन प्रॉपर्टीज को कैलकुलेट किया। एक बार ये मिलाकर कैलकुलेट किया, एक बार ये मिलाकर कैलकुलेट किया, तो देखा कि दोनों ही कंडीशन में वैल्यू जो है वो सेम आती है। ठीक है, तो ऐसी प्रॉपर्टीज जो नेचर पर डिपेंड नहीं करती लेकिन पार्टिकल की नंबर जो है वो सेम रही इसके अंदर, तो प्रॉपर्टीज भी सेम रही, तो ऐसी प्रॉपर्टीज को हम क्या करेंगे यहाँ पर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। ठीक है, तो हम यहाँ पर 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज की बात करेंगे। रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डीप प्रेशर इन फिशिंग पॉइंट और एक है ऑस्मोटिक प्रेशर। सबकी एक एक करके बात करेंगे। सबसे पहली जो प्रॉपर्टी है वो है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। तो देखिएगा, सबसे पहला जो हेडिंग हमारा वो है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। सबसे पहली प्रॉपर्टी है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। पहली है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। देखिएगा, देखिए सबसे पहले तो अगर वेपर प्रेशर के बारे में अभी तक आपको नहीं पता है, आपने पिछले लेक्चर नहीं देखे हैं, तो देखिए बिल्कुल ये आसान है ये। अगर मान लीजिए हमारे पास है कोई एक लिक्विड सॉल्वेंट है, उसको हम एक कंटेनर में पार्शियली फिलअप करते हैं। ठीक है, कंटेनर को पूरा नहीं भरने के बाद हमने क्या किया, इसको पार्शियली फिलअप किया और इसको बंद कर दिया। तो देखिए कि सॉल्वेंट की अपर सरफेस पे जो पार्टिकल हैं जिनकी काइनेटिक एनर्जी अंदर वालों से पहले से ही ज्यादा है, वो रूम टेम्परेचर पर भी क्या होता है कि उनको इतनी हीट मिल जाती है कि वो वेपर की फॉर्म में आने लगते हैं, यानी कि यहाँ पर सरफेस को छोड़कर इवेपोरेट होने लगते हैं। ठीक है, तो उनकी पार्टिकल की नंबर, जो वेपर की जो क्वांटिटी है वो धीरे धीरे यहाँ पर बढ़ती है। ठीक है, उसके बाद में जब वेपर बाहर नहीं निकल रही है तो ये वेपर जो है वो वापस से इसको टकराकर वापस से इसके अंदर डिफ्यूज होती है। मतलब लिक्विड सरफेस से वेपर पार्टिकल टकराते हैं और फिर से इसके अंदर क्या होते हैं, डिफ्यूज होते हैं। ठीक है, तो वो प्रोसेस क्या होगी, एक तरह से कंडेंसेशन। तो दो प्रोसेस हुई। एक प्रोसेस में क्या होगा कि लिक्विड की अपर सरफेस के जो पार्टिकल है वो यहाँ पर वेपर फेज में गए, और दूसरी प्रोसेस में जो पार्टिकल वेपर फेज में चले गए वो वापस से क्या आगे बताओ, इसमें डिफ्यूज हो रहे हैं वापस से, यानी कि वापस से वो कंडेंस हो रहे हैं। ठीक है, कुछ देर बाद में क्या होगा कि ये दोनों प्रोसेस, इवेपोरेशन की प्रोसेस और कंडेंसेशन की प्रोसेस, दोनों प्रोसेस में क्या होता है कि उनकी रेट बराबर हो जाती है, यानी कि दोनों के बीच में एक डायनेमिक इक्विलिब्रियम की स्टेट आती है। इस स्टेट में वेपर फेज, डायनेमिक इक्विलिब्रियम की स्टेट में वेपर फेज जो लिक्विड फेज पर प्रेशर डालती है, उस प्रेशर को हम क्या बोलते हैं, वेपर प्रेशर। तो देखिए, फिलहाल जो हमारा टॉपिक है वो है रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। तो देखिएगा ध्यान से, मान लीजिए हमारे पास ये एक प्योर लिक्विड सॉल्वेंट है। ये हमारे पास है प्योर लिक्विड सॉल्वेंट। तो जब तक ये प्योर है तो सरफेस पे सिर्फ इसी के पार्टिकल है यहाँ पर, जिनकी यहाँ पर वेपर बन रही है। तो ये मेरे पास था प्योर लिक्विड सॉल्वेंट, प्योर लिक्विड सॉल्वेंट। और प्योर फॉर्म में इसका वेपर प्रेशर दिए गए टेम्परेचर पर क्या होगा, मैक्सिमम होगा। ठीक है, उसको मैं पी नोट मान लेता हूँ। कितना मान लिया मैंने उसको, पी नोट, कि प्योर फॉर्म में। और सॉल्वेंट को मैं कंपोनेंट एक ले लेता हूँ। ठीक है, अब मैंने क्या किया, इसमें कोई नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड किया, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, जिसको मैं कंपोनेंट 2 कहता हूँ, इज एडेड। ठीक है, तो ये हमारा बन गया सॉल्यूशन। ठीक है, ये बन गया सॉल्यूशन। अब इस सॉल्यूशन में आप देखिएगा, जो पार्टिकल लिक्विड की सरफेस बना रहे हैं उसमें सॉल्वेंट के पार्टिकल तो है ही, सॉल्वेंट के पार्टिकल तो है ही, लेकिन साथ साथ में इस बीच में क्या आएंगे, सॉल्यूट के पार्टिकल भी आएंगे। आपको बताइए होमोजीनियस होता है सॉल्यूशन, तो यहाँ पर
सॉल्यूट के पार्टिकल भी बीच बीच में यूनिफॉर्मली होंगे। ठीक है, तो अब आप देखोगे कि यहाँ पर जो पार्टिकल वेपर बना रहे थे उनकी नंबर यहाँ प्योर फॉर्म में ज्यादा थी और यहाँ पर उनकी नंबर क्या हो गई है, कम हो गई है। तो सीधी सी बात है, वेपर बनाने वाले पार्टिकल की नंबर कम होगी तो वेपर प्रेशर भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, मान लीजिए कि सॉल्यूशन के अंदर जो वेपर प्रेशर है वो PS है ना, एस स्टैंड फॉर सॉल्यूशन। ठीक है, तो ये है सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर, PS मान लेता हूं, ये हमारा है सॉल्यूशन। ठीक है, तो अगर देखा जाए तो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर है वो भी सॉल्वेंट की वजह से ही है। क्यों? क्योंकि सॉल्यूट तो नॉन वोलेटाइल है, यहाँ पर भी सॉल्वेंट था और वहां पर भी सॉल्वेंट है। इतना ही है कि भाई सॉल्वेंट का यहाँ पर प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, तो अगर अपन रोल्स लॉ से लिखे तो बताओ रोल्स लॉ क्या था। रोल्स लॉ में ये था कि किसी भी सॉल्यूशन में जितने भी वोलेटाइल कंपोनेंट होते हैं वो हर वोलेटाइल कंपोनेंट का जो वेपर प्रेशर है वो सॉल्यूशन में उस कंपोनेंट की मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ये था हमारा रोल्स लॉ। तो अगर रोल्स लॉ से अपन देखें तो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, या यूं कहते हैं कि सॉल्यूशन में सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर, बात एक ही है। ठीक है, क्योंकि सॉल्यूट तो क्या है यहाँ पर, नॉन वोलेटाइल है, तो प्रोपोर्शनल तो क्या आएगा बताओ, x1। ठीक है, यहाँ पर x1 क्या रहेगा, सॉल्वेंट की मोल फ्रैक्शन। तो प्रोपोर्शनल को हटाते थे तो एक कांस्टेंट आता था, तो PS इज इक्वल टू है P नोट x1, और P नोट जिसकी प्योर फॉर्म का वेपर प्रेशर है। ठीक है, यहाँ पर अगर x1 की अपन लिखे तो x1 इज इक्वल टू क्या है बताओ, मोल फ्रैक्शन ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। x1 है यहाँ पर मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, तो अब देखिएगा वेपर प्रेशर में कमी कितनी आई, आप देखेंगे तो प्योर फॉर्म में जो इसका वेपर प्रेशर था वो था P नोट और अभी PS है। मैं कह रहा हूँ कि कम हो गया क्योंकि वेपर बनाने वाले पार्टिकल कम हो गए। अब कितना कम हो गया कि पहले इतना था अभी इतना है, तो उसमें से ये क्या करेंगे, सब्सट्रैक्ट कर देंगे और जितनी कमी आई है वो जो है वो कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर मैं कह सकता हूँ कि भाई lowering in vapor pressure, ठीक है, डेल्टा पी इज इक्वल टू क्या आएगा बताओ, P नोट माइनस PS। P नोट मैक्सिमम था पहले, अभी PS है, तो कितनी कमी आ गई, P नोट माइनस PS। अभी अगर PS की वैल्यू अपन यहाँ से यहाँ पुटअप कर देंगे तो हमारा हो जाता है ये कि P नोट माइनस P नोट x1। आपको बताया कि मोल फ्रैक्शन थे किसके, सॉल्वेंट के। अब आप देख लीजिए कि P नोट, इसको भाई कॉमन ले लीजिए तो ये आ गया भाई डेल्टा P इज इक्वल टू P नोट इंटू 1 माइनस x1। अब आप देखिए कि x1 और x2 ये आ गया मेरा। अगर P नोट को मैं इधर लेता हूँ चलो पहले, तो डेल्टा P अपॉन P नोट इज इक्वल टू आ गया 1 माइनस x1। अब ये हम सबको मालूम ही है कि मोल फ्रैक्शन का सम जो है वो कितना होता है, 1 होता है। तो यहाँ पर अगर 1 माइनस x1 निकालेंगे तो कितना आ जाएगा बताओ, ये x2। अब 1 माइनस x1 की जगह x2 पुट अप कर दीजिए तो ये आ गया मेरा डेल्टा P अपॉन P नोट इज इक्वल टू क्या आ गया, x2। यहाँ पर x2 क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। x2 क्या है बताइए, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। ये है हमारा x2। अब देखिए अगर मान लो अपन यहाँ पर x2 की वैल्यू रखें तो देखो ये, इसको मैं ऊपर लिख लेता हूँ यहाँ पर, डेल्टा P अपॉन P नोट इज इक्वल टू आ गया x2। अगर मान लीजिए कि भाई सॉल्यूशन में मोल्स ऑफ सॉल्वेंट N1 है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट जो है वो N2 है, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट कितना आ जाएगा बताओ। किसी की भी मोल फ्रैक्शन निकालेंगे, क्या करते हैं कि उसके मोल में टोटल मोल से उसको डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो x2 इक्वल टू क्या आ गया, मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन टोटल मोल ऑफ सॉल्यूशन। तो N2 अपॉन N1 प्लस N2, तो x2 की वैल्यू जो है वो यहाँ पुटअप कर दीजिए तो ये आ गया मेरा डेल्टा P अपॉन P नोट इज इक्वल टू N2 अपॉन N1 प्लस N2। अब आप देखिएगा अगर आपका एक तो देखो यही फॉर्मूला आप याद रखेंगे। ठीक है, अब आप देखिएगा कि अगर आपका सॉल्यूशन जो बहुत ज्यादा डाइल्यूट है, अगर सॉल्यूशन बहुत ज्यादा डाइल्यूट है इसका मतलब सॉल्यूट की बहुत ही थोड़ी सी क्वांटिटी वहां पर है, तो आप जो सॉल्यूट के जो मोल है उसको सॉल्वेंट के मोल के रेस्पेक्ट में नेग्लिजिबल मान सकते हैं। ठीक है, तो मैं लिखता हूँ कि फॉर वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन हम क्या करेंगे कि N1 बहुत ज्यादा है N2 से,
तो N2 को नेग्लिजिबल मानकर यहाँ पर छोड़ देंगे। लेकिन ध्यान रखिएगा न्यूमेरिकल जब करेंगे तब इस फॉर्मूले को पहले इसी को पुटअप करेंगे। क्यों? क्योंकि बहुत क्वेश्चंस में ऐसा ही आता है कि वो जो नेग्लिजिबल नहीं होता है और आपका क्वेश्चन जो है वो गलत हो जाता है। ठीक है, तो इसका खास ध्यान रखिएगा। तो अगर नेग्लिजिबल मान ले अपन यहाँ पर तो हमारा ये आ जाता है कि इसको छोड़ देंगे अपन नेग्लिजिबल मान के, तो डेल्टा P अपॉन P नोट इज इक्वल टू आ गया हमारा N2 अपॉन N1। अब देखिए अगर मान लीजिए कि ग्राम क्वांटिटी जो है सॉल्यूट की ग्राम क्वांटिटी W2 और मोलर मास M2 हो, सॉल्वेंट की ग्राम क्वांटिटी W1 और मोलर मास M1 हो, तो हम उनके मोल्स यहाँ पर लिख सकते हैं। ठीक है, तो N2 इक्वल टू क्या आ गया, ग्राम क्वांटिटी अपॉन सॉल्यूट अपॉन मोलर मास हो जो है वो सॉल्यूट। ठीक है, सॉल्यूट की ग्राम क्वांटिटी कितनी मान ली मैंने, W2। देखो मैंने ग्राम क्वांटिटी लिखा है ना कि किलोग्राम में लिखा है, ध्यान रखिएगा ये। ठीक है, तो ये W2 क्या है बताओ, ग्राम क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूट, और M2 क्या है, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। इसी तरह से अगर N1 लिखे तो ग्राम क्वांटिटी ऑफ सॉल्वेंट अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट, ये आ जाएगा ग्राम क्वांटिटी ऑफ सॉल्वेंट और ये आ जाएगा नीचे मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, सॉल्वेंट की ग्राम क्वांटिटी और सॉल्वेंट का मोलर मास। अब आप देखिए ध्यान से कि ये वैल्यू आप यहाँ पर पुटअप कर दीजिए, तो ये आ गया आपका डेल्टा P अपॉन P नोट इज इक्वल टू N2 की वैल्यू रखी हमने W2 अपॉन M2, N1 की वैल्यू रखी W1 अपॉन M1। अब अगर यहाँ से हम सॉल्यूट का मोलर मास अगर कैलकुलेट करना चाहें तो आराम से कर सकते हैं कि M2 की वैल्यू यहाँ से निकालें तो ये आ जाएगा हमारा M2 इज इक्वल टू P नोट वहां जाएगा, डेल्टा P नीचे आ जाएगा, तो P नोट अपॉन डेल्टा P इंटू W2 अपॉन W1 और M1 ऊपर आ जाएगा M1। ठीक है, तो इस फॉर्मूले से अपन क्या कर सकते हैं कि जो हमने यहाँ पर गया है सॉल्यूट मिलाया था नॉन वोलेटाइल, उसका मोलर मास इस फॉर्मूले से इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमने एक डेरिवेशन निकाला। अब देखिएगा यहाँ पर एक हमारी जो टर्म थी वो थी रिलेटिव लॉवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। तो देखिए क्या था, डेल्टा P क्या था बताओ, लॉवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। डेल्टा P क्या था यहाँ पर, लॉवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, और P नोट क्या था, प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर। तो देखिएगा ध्यान से यहाँ पर लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर को रिलेट किया किसके साथ, प्योर सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर के साथ में, इसलिए इस कंपोनेंट को हम यहाँ पर कह रहे हैं रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। इसी को अपन क्या कह रहे हैं कि रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, कि लोअरिंग इन वेपर प्रेशर और प्योर सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर का जो रेशियो है उसको अपन क्या कह रहे हैं, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। ठीक है, और इसके बेस पे हमने क्या किया कि सॉल्यूट जो हमने ऐड किया था उसके मोलर मास को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला यहाँ पर डिराइव किया है। ठीक है, अब इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, बहुत ही सिंपल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। मैं फिर से कह चुका हूँ आपको, ये फॉर्मूला ही पुटअप करेंगे जब भी आप न्यूमेरिकल करेंगे, ये वाला फॉर्मूला पुटअप करेंगे और फिर चेक कर लेंगे, अगर वहां पर ये नेग्लिजिबल आता है तो उसको जो है वो छोड़ दीजिएगा। ठीक है, अब देखिए ध्यान से एक दो न्यूमेरिकल हम यहाँ पर कर लेते हैं, बेहद ही सिंपल न्यूमेरिकल्स के ऊपर आते हैं। ठीक है, वॉल्टो फैक्टर को ऐड करने के बाद थोड़े बहुत कॉम्प्लिकेटेड होते हैं लेकिन वो भी बिल्कुल इजी होते हैं। देखिए ध्यान से हम यहाँ पर एक दो न्यूमेरिकल कर लेते हैं। तो देखो पहला न्यूमेरिकल मैं यहाँ लिखता हूँ कि एक क्वेश्चन है यहाँ कि 10 ग्राम ऑफ ए नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, 10 ग्राम ऑफ ए नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट is added to 180 gram of water, 180 gram of water. ठीक है, if relative lowering of vapor pressure, if relative lowering of vapor pressure is 0.005, then calculate the molar mass of solute. Calculate the molar mass of solute, molar mass of solute। ठीक है, तो अभी जो हमने फॉर्मूला डिराइव किया उसमें से किसी की वैल्यू जो आपसे पूछ सकता है, बाकी की आपको दे देगा। तो ध्यान दीजिएगा हमको दिया हुआ है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, सॉल्व करते हैं। इसका मतलब हमें डेल्टा P अपॉन P नोट की वैल्यू दी हुई है वो है 0.005 और हमें पूछा है मोलर मास। तो देखो मैंने कहा था आपसे फॉर्मूला कौन सा लगाना है आपको, डेल्टा P अपॉन P नोट इज इक्वल टू
इज इक्वल टू N2 अपॉन N1 प्लस N2, ये वाला जो फॉर्मूला आपको पुटअप करना है। अब देखिए यहाँ आइडिया आप लगा सकते हैं कि यहाँ पर लोअरिंग जो है वो बहुत ही कम है, रिलेटिव लोअरिंग की वैल्यू 0.005 आ रही है और सॉल्यूट का 10 ग्राम है और उसको ऐड किया है 180 ग्राम में। इसका मतलब सॉल्यूशन क्या रहा होगा बताओ, डाइल्यूट ही रहा होगा। ठीक है, 10 ग्राम से आइडिया नहीं लगेगा, लेकिन 0.005 अगर रिलेटिव लोअरिंग आ रही है इसका मतलब तो ये हो गया कि ये जो बहुत ही डाइल्यूट सॉल्यूशन है। और अगर आप फिर भी नहीं लगता है तो इसको सॉल्व करके आप देख सकते हैं। ठीक है, तो अब देखिएगा कि इसकी वैल्यू आपको दी हुई है, फिलहाल हमको दिख रहा है कि इसके अंदर ये बहुत ही डायरेक्ट सॉल्यूशन है, तो N2 को नेगेटिव मान के छोड़ सकते हैं। तो ये हमारा आ जाएगा डेल्टा पी अपॉन पी नोट इज इक्वल टू N2 अपॉन N1 इज इक्वल टू N2 की वैल्यू, N2 क्या है बताओ, W2 अपॉन M2 और N1 क्या है, W1 अपॉन M1, क्योंकि हमको तो M2 निकालना है। तो M2 इज इक्वल टू क्या आ गया, M2 इज इक्वल टू आ गया पी नोट अपॉन डेल्टा पी, पी नोट अपॉन डेल्टा पी। ठीक है, और ऊपर आ जाएगा हमारा W2, नीचे W1, इधर M1 रख दीजिए वैल्यू। देखो डेल्टा पी अपॉन पी नोट की वैल्यू 0.005 है, तो पी नोट अपॉन डेल्टा पी करेंगे तो इसको उल्टा करके नीचे रख देंगे, तो ये आ गया 1 अपॉन 0.005। W2 की वैल्यू सॉल्यूट के ग्राम क्वांटिटी तो दी हुई है आपको 10। ठीक है, M1 सॉल्वेंट का मोलर मास जो कि होता है आपका 18, सॉल्वेंट वाटर है तो मोलर मास कितना होगा 18, और यहाँ पर आ जाइए W1 तो ग्राम क्वांटिटी दी हुई है 180। तो सोल्व कर लीजिएगा इसको, ये 10 टाइम हो जाएगा, ये कैसे हो जाएगा, ऊपर आएगा 1000 बाई 5, तो ये आएगा 200 ग्राम। तो इससे हम जो मोलर मास सॉल्यूट का बहुत ही इजीली अपन कैलकुलेट कर सकते हैं। बिल्कुल सिंपल से क्वेश्चन आते हैं इनके अंदर। तो देखिएगा एक क्वेश्चन मैं और आपको दिखाता हूँ कि जरूरी नहीं है कि आप हर बार यही फॉर्मूला लगाइए, आप देख लीजिएगा क्वेश्चन में पूछा क्या है और दिया हुआ क्या है। तो देखो एक क्वेश्चन और मैं आपको करके दिखाता हूँ यहाँ पर। जैसे आपसे एक क्वेश्चन पूछा कि वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर इज 17.5 mmHg। किसी भी टेम्परेचर पे आपको दिया हुआ है, देखो टेम्परेचर ये फिक्स नहीं है, क्योंकि टेम्परेचर अलग पे दिया होगा तो ये अलग ही आएगा, 20 डिग्री पे दिया अलग आएगा, 25 पे दिया अलग आएगा, 30 पे दिया तो अलग आएगा। ठीक है, तो ये आपको दिया हुआ है। ठीक है, ये आपको दिया हुआ है। ठीक है, अब क्या है, अब क्या दिया हुआ आपको कि भाई 18 ग्राम ऑफ ग्लूकोज, 18 ग्राम ऑफ ग्लूकोज इज एडेड टू 180 ग्राम ऑफ वाटर। 180 ग्राम वाटर में जो है वो ऐड कर दिया, कितना 18 ग्राम ग्लूकोज है। ठीक है, अब आपसे पूछ लिया कि भाई कैलकुलेट द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, कैलकुलेट द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन का पूछ लिया आपसे वेपर प्रेशर। देखिए सॉल्यूशन प्रेशर फॉर्मूला क्या था, देखो बिल्कुल इजी तरीके से अपन सॉल्व करेंगे इसको। सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर क्या था बताओ, PS इज इक्वल टू, आप बताओ ग्लूकोज तो क्या है बताओ, नॉन वोलेटाइल है, तो PS इज इक्वल टू क्या था बताओ, पी नोट x1। पी नोट क्या है बताओ इसका, वाटर का फ्लोर का वेपर प्रेशर वो है 17.5 इंटू x1 है वाटर के मोल फ्रैक्शन। तो कैसे निकालेंगे, वाटर के मोल फ्रैक्शन निकालने हैं तो वाटर के मोल अपॉन टोटल मोल, वाटर की ग्राम क्वांटिटी कितनी हुई है 180 और मोलर मास कितना होता है 18, तो ये तो आ गया वाटर के मोल। टोटल मोल में क्या है, ग्लूकोज भी है जिसका 18 ग्राम दिया हुआ है, तो ये आ गया 118/18 वाटर के मोल प्लस ग्लूकोज के मोल 18 ग्राम है, मोलर मास कितना होता है 180। ठीक है, इस तरह से हम x1 की वैल्यू यहाँ से कैलकुलेट करेंगे और इसको यहाँ से मल्टीप्लाई कर देंगे और आंसर निकाल लेंगे, जो किसमें आएगा बताओ, mmHg में ही आएगा। देखिए ये फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है जो कि बिल्कुल ही आसान होते हैं, और इसके बाद एडवांस जो क्वेश्चन है, बाकी की जो कॉम्प्लीकेटेड क्वेश्चन है वो वोल्ट ऑफ वेक्टर का टॉपिक हम करेंगे, तो उसके साथ हम IIT एम्स और नीट में आए हुए क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे। ठीक है, फिलहाल के लिए बस इतना ही। थैंक यू।